हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आज डिस्कस करेंगे यही चैप्टर रैपिड रिवीजन क्विक रिवीजन में। फटाफट पूरा वीडियो कवर करेंगे बहुत कम टाइम के अंदर। योद्धा 2.0 चल रहा है। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें बता दूं कि ऑलरेडी रिवीजन सीरीज के कई वीडियोस मैथ्स के भी और एसएस के भी अपलोडेड हैं, और जिसको भी मतलब प्रिपरेशन करनी है उनके टॉपिक्स बाकी हैं, फटाफट जाके वो वीडियोस देख लो। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। तो आज का जो सेक्शन है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें था हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। वो जो चैप्टर हमने डाला उसके बाद सीक्वेंस में हम पीछे से आ रहे हैं ना, तो 17 आना चाहिए, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का वन शॉट वीडियो मैंने अभी बहुत हाल ही में डाला हुआ है। हम उसी को योद्धा 2.0 का पार्ट कंसिडर करेंगे। अगर फिर भी मैंने डाला हुआ है, फिर भी अगर आपको यह लगता है कि नहीं वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी है सर और छोटा करके बना दो, और मतलब कंटेंट मतलब नहीं जाने चाहिए। छोटा करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके मेन कंटेंट्स मिस कर दें हम, तो कंटेंट भी कवर हो और भी छोटी वीडियो चाहिए तो आप बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी करूंगा। जो डिमांड करोगे सारी पूरी करके दूंगा, ठीक है। तो फटाफट बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 अब ये जो मैंने दिया है ना, देखो ऑलरेडी एक वीडियो पिछले साल की पड़ी होगी इसी चैप्टर की, आप देखोगे तो उसमें सेम यही मतलब पहला जो पेज है ना सेम यही है, डिट्टो, ठीक है। और मैंने वो पेज वापस यहां पर लिया हुआ है कि अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो देखी हो तो उससे कनेक्ट भी हो पाए। तो बात करें, यहां कह रहे हैं कि 1991 में, ईयर याद रखना, 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई जिसमें कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, ठीक है। उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये तीन मेन चीजें कवर की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीन मेन अप्रोच थे इस इकोनॉमिक पॉलिसी के, और इसके बाद से देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हुई। इसके पहले थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इन्हीं प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई थी जिसमें तीन अप्रोच रखे गए थे। उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर ये मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है क्या, पहले तो वो समझे कि लिबरलाइजेशन है क्या। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है सिंपल टर्म्स में, क्या समझते हो आप लिबरलाइजेशन मतलब? अब बोलेंगे नहीं यार इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। अरे यार इतनी चीजें पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आज से याद रख लेना, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन होता है लीनियंसी लाना, मतलब जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है ना उनमें थोड़ा ढीलापन देना। आपने बोलते हैं ना टीचर, कोई टीचर लिबरल है कोई स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट होते तो उनकी क्लास में एकदम, लिबरल होते हैं तो एकदम, समझ रहे हो ना, तो उस हिसाब से लिबरलाइजेशन। तो यहां पर बोल रहे हैं गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करती है, और कंट्रोल्स जो लगा रखे थे उसने प्राइवेट सेक्टर पर उसको भी रिड्यूस करती है, ठीक है। तो इसी चीज को कहा जाता है क्या, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अच्छा, इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे, लिबरलाइजेशन में क्या क्या किया गया। पहली चीज बता रहे हैं, 18 इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया। 18 कुछ क्रूशियल इंडस्ट्रीज थी, उनको छोड़कर बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट परमिशन इलिमिनेट कर दिया गया। मतलब कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, छोटी भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो पहले गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती थी। अब क्या हुआ, सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज के लिए ही गवर्नमेंट परमिशन लेनी है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट परमिशन हटा दी गई। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, ये तीन, अब ये तीन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। रेलवेज गरीब अमीर हर कोई यूज करता है, उसको संभालना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो सकता उसमें। एटॉमिक एनर्जी बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर गलत हाथों में आ गया। डिफेंस, अगर प्राइवेट कंपनीज, कुछ गलत कंपनीज के हाथ में आ गया तो वो भी रिस्की हो सकता है। तो इस वजह से इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स जो थे वो प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिए गए, प्राइवेट सेक्टर के लिए उसे ओपन कर दिया गया। इसके अलावा ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता था, वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी हटा दिया गया। और चौथा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि जो कंपनियां पोल्यूशन नहीं करती या एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ हजार्डस सब्सटेंस हो वो नहीं बनाती, पोल्यूशन भी नहीं करती, हजार्डस सब्सटेंस भी नहीं बनाती, मतलब एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सके ऐसा सब्सटेंस नहीं बनाती, तो उनको भी सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब
फ्री होके लोग नए नए बिजनेसेस शुरू कर सकें, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका मिले, इस मतलब टारगेट को रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई थी। अगला क्या है, लिबरलाइजेशन के एडवांटेजेस। अब लाया गया तो कुछ एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज भी होंगे, तो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो देखो इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप टेक्स्ट बुक ढंग से याद करते हो या जैसे ये पीपीटी अगर ढंग से याद करते हो तो आपको क्वेश्चंस के ना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे क्वेश्चंस ही है ये, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यही सब तो पूछते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन में क्या है हमारा, लिबरलाइजेशन के आने की वजह से प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने का मौका मिला। जो पहले कंस्ट्रेंड था वो अनकंस्ट्रेंड हो गया, मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फुल तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ऐसा मौका मिला, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। अब यार ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही ना, तो प्रोडक्शन बढ़ा। इसके बाद बात करें कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के बाद से ग्लोबल ट्रेड को इंपेशियस मिला, मतलब बढ़ावा मिला। ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा मिला मतलब दुनिया के साथ हमारा जो बिजनेस था, जो ट्रेड था, वो और ज्यादा ग्रो हुआ, तो इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड देखने को मिला। दूसरा क्या है, जब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करेंगे, उन्हें चीजें बेचेंगे, तो उनसे हमारे पास पैसा आएगा, उनका करेंसी आएगा, जिसको हम कहते हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज। तो रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में भी बढ़ावा आया है। डॉलर आएगा तो ज्यादा मजा आएगा ना, है ना, तो ये बढ़ गया हमारा। फिर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी इंक्रीज हुई हैं। अब जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाना है तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना पड़ेगा, अच्छे रोड्स बनाने पड़ेंगे, अच्छी रेलवे बनानी पड़ेंगी और ब्रिजेस वगैरह, मतलब बहुत कुछ बनेगा। इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो आसपास के एरिया में लोग रहेंगे, तो घर बनेंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है लिबरलाइजेशन की वजह से। फिर बात करें डिसएडवांटेजेस। अब भाई फायदे हैं तो कुछ नुकसान तो होंगे, तो नुकसान में यह है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब छुट्टी दादागिरी, है ना, मतलब कि पूरे एरिया में आप ही हो। तो जो बड़े बिजनेसेस थे, बड़े बिजनेसेस की मोनोपोली बढ़ गई, ठीक है, वो उन्होंने छोटे बिजनेस को दबा दिया। और मोनोपोली में क्या होता है ना कि वो अपने हिसाब से मार्केट को कंट्रोल करते हैं, तो इस हिसाब से मोनोपोली को रोका नहीं जा सका है, इसमें मोनोपोली बढ़ती रही है। फिर फोकस ज्यादा किस पे रहा है हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, पूरा फोकस इंडस्ट्रीज पे कर दिया, तो एग्रीकल्चर की जो फील्ड थी वो उस हिसाब से नहीं ग्रो हो पाई जिस हिसाब से उसे ग्रो होना चाहिए था। फिर डिस्पैरिटी ऑफ इनकम देखने को मिला, गरीब और अमीर में जो गैप होता है ना, वो गैप जो है वो कम नहीं हो पाया, वो बढ़ता चला गया। साथ ही साथ हमारा जो मेन टारगेट था कि एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, पर हुआ है कुछ अलग, इंपोर्ट बढ़ गया एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। तो उम्मीद की थी कि डॉलर आएगा, पर डॉलर नहीं आया, रुपया चला गया, और रुपया चला गया मतलब कर्जा आ गया हमारे ऊपर, है ना। हम मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम तुरंत पेमेंट नहीं कर पाते, महंगी चीजें हैं, तो वो हम लोन पर ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा लोन बढ़ गया, फॉरेन डेब्ट बढ़ गया, दूसरे देशों का कर्जा हमारे ऊपर बढ़ गया, ठीक है। फिर बात करें प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही क्या हुआ, चीजों को प्राइवेटाइज करना। प्राइवेटाइज करना मतलब गवर्नमेंट के हाथ में जो चीजें थी, गवर्नमेंट वो दूसरों को भी बिजनेस करने देती है, आम लोगों को भी, प्राइवेट कंपनियों को भी बिजनेस करने का मौका देती है। तो वही लिखा है, द प्रोसेस इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मालिकाना हक या मैनेज करने का हक जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स का होता है, जो पहले की स्टेट कंट्रोल में था यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, उसको हैंडओवर या ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। मतलब कंपनियां पूरी गवर्नमेंट की थी, पर गवर्नमेंट ने उसे कुछ उसके स्टॉक्स वगैरह बेचकर प्राइवेट कंपनियों को दे दिए, या प्राइवेट कंपनियों को भी बिजनेस करने का मौका दिया, इसी को कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन में दो स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं। पहले स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि जो पहले सिर्फ और सिर्फ सेक्टर्स, जो सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट मतलब कंपनियों के लिए ओपन थे, वो प्राइवेट कंपनियों के लिए भी ओपन कर दिए गए। प्राइवेट कंपनियां भी उसमें बिजनेस कर सकती है। जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम पहले सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियां करती थी, ओपन कर दिया गया कि प्राइवेट कंपनियां भी पेट्रोलियम का बिजनेस कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि जो गवर्नमेंट की पहले से ही बनी हुई कंपनी है, यहां तो क्या है कि सेक्टर ओपन किया कि हम तो कर ही रहे हैं, तुम भी इसमें आकर बिजनेस करो। यहां क्या है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, उस कंपनियों में प्राइवेट को पार्टनरशिप दे दी जाती है, उनको कुछ हिस्सा ऑफर कर दिया जाता है। कैसे किया जा सकता है, उसमें भी दो तरीके हैं। एक ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ओनरशिप अपने पास रहे की, मतलब मालिक तो गवर्नमेंट है,
पर मैनेजमेंट दे देगी किसको? प्राइवेट कंपनीज को। या दूसरा तरीका यह है कि मैनेजमेंट अपने ही पास रखेगी, उसका मालिकाना हक प्राइवेट कंपनीज को दे देगी, मतलब अपने स्टॉक्स जो है ना वो गवर्नमेंट सेल कर देगी प्राइवेट कंपनीज को। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। फिर अगला क्या है? प्राइवेटाइजेशन तो देख लिया, प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में क्या है? प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़े हैं भाई, ज्यादा प्राइवेट कंपनियां बिजनेस करेंगी तो प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ेंगे ही। कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज। अब कैपिटल इंटेंसिव क्या है? कैपिटल इंटेंसिव मतलब जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा खर्चा लगता है। तो वैसी इंडस्ट्रीज काफी ग्रो हुई, क्योंकि भाई प्राइवेट कंपनियां बन रही हैं, तो प्राइवेट कंपनियों में मेन टारगेट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब सबको जब दिखेगा कि हाँ प्रॉफिट है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना। तो कैपिटल इंटेंसिव कंपनियां बढ़ी हैं, और साथ ही साथ कंज्यूमेबल कमोडिटीज जो रेगुलर यूज में चीजें आती हैं, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ा है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। वर्किंग कैपेसिटी पब्लिक सेक्टर का इंप्रूव हो गया। भाई सरकारी काम जानते हो ना, तुम गए होगे कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, है ना। 4 बार बोलो तो 1 बार सुनाई देता है उनको। अच्छा, तो ये जो 4 बार बोलने पे 1 बार सुनाई देता था ना, प्राइवेटाइजेशन की वजह से पहली बार में सुनाई देने लग गया। कैसे? क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को भी समझ में आता है, गवर्नमेंट में जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको भी पता है भाई कि क्या क्या चल रहा है नीचे, पब्लिक की सुनी नहीं जाती। तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना, जो जो चीजें पॉसिबल है ना वो प्राइवेट कंपनियों को हैंड ओवर कर दे रहे हैं। अब प्राइवेट कंपनियां क्या है ना, थोड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती हैं। उनके जो बंदे हैं ना, उनको ये डर रहता है कि भाई हम नहीं काम करेंगे, कंपनी हटा देगी, प्रमोशन नहीं देगी। तो इसलिए वो लोग ईमानदारी तो क्या ही बोलूं, मतलब मजबूरी है तो थोड़ा अच्छे से काम करते हैं। तो इस वजह से जब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा कुछ चीजों को, तो जाहिर सी बात है वहां तो काम कम से कम अच्छे से होने लग जाएगा ना, तो ओवरऑल जो वर्किंग होगा ना वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ तरह से मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि पूरी तरह से तो नहीं, बट फिर भी काफी कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया हमारे एडवांटेजेस, इसके भी तो डिसएडवांटेज होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या कहता है कि इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज हो गया। ठीक है, मोनोपोली का खतरा बन गया। अब देखो इकोनॉमिक प्राइवेट कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां भाई, वो तो भाई जाहिर सी बात है बड़ा शेर है। अब शेर ही तो जंगल का राजा है, तो जो ज्यादा पैसे वाला होगा वही तो मार्केट में रूल करेगा। तो वो मोनोपोली बन गई, मोनोपोली को रोका नहीं जा सका है। फिर ये तो सेम देखो लिबरलाइजेशन वाला भी जो हमने डिसएडवांटेज देखा उसमें भी ये पॉइंट था। फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज को बेनिफिट नहीं हुआ है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो तो बड़ी अच्छे से ग्रो हुई क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट था, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने भी उनको ग्रो करने दिया। ये जो लोग, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, छोटे स्केल की कंपनियां होती हैं, इनका ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाया। फिर प्राइसेस कंट्रोल में नहीं रहे। अब भाई जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनियां हैं तो प्रॉफिट ही करने आई है ना, तो प्रॉफिट करने आएंगी तो वो ये सोच के थोड़ी बेचेंगे कि ना भाई गरीब आदमी भी खरीद ले, सस्ते में बेच देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। वो तो ये सोचेंगे ना कि हमारा प्रॉफिट किस में है, तो प्रॉफिट के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड करेंगे, तो महंगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो प्राइस राइज बढ़ा है, ठीक है, प्राइस कम नहीं हो पाया है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज। फिर बात करें ग्लोबलाइजेशन, जो चैप्टर का तीसरा थीम है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग, ये थोड़ा दिख तो रहा होगा ना, कनेक्टिंग वन कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, किसी देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ना, इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, लेबर का, 4 चीजों का याद रखना। गुड्स यानी सामान हो गया, सर्विसेज यानी समझ सकते हो ना, इंटरनेट की सर्विस हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी तो जानते ही हो, और लेबर यानी काम करने वाले लोग। लेबर का मतलब ये नहीं होता है जो मजदूरी करता है, ठीक है, वो आईटी में भी काम कर रहा है ना बंदा, ही इज ऑल्सो लेबर। तो ये चारों जो चीजें है ना, इन चीजों का एक्सचेंज होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एक देश का बंदा दूसरे देश में काम करने जाएगा, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी इस देश में आ सकती है, यहाँ के सर्विसेज दूसरे देश को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों का एक्सचेंज होता है, दैट इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन। फिर बात करें, फॉलोइंग इंप्रूवमेंट्स हैव बीन टेकन प्लेस, ये इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से? क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं? तो याद रखना, ऑब्स्टेकल्स हट गए हैं दो देशों के बीच में ट्रेड को लेकर। पहले क्या था ना, रुकावटें थी, पॉलिसीज बना रखी थी, इसके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, दूसरी कंपनी हमारे देश में नहीं आ सकती, ऐसी पॉलिसीज बना रखी थी। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन में जुड़े तो ये जो रुकावटें थी इनको हटा दिया गया, तो ट्रेड बड़ी आसानी से होने लग गया अलग अलग देशों के बीच में। तो दो देशों के बीच में जो ट्रेड का बैरियर था यानी ऑब्स्टेकल था वो हट गया। फिर ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया गया, ऐसा कंडीशन हुआ है कि कैपिटल एक्सचेंज हो पा रहा है, एक देश का पैसा दूसरे देश में लग पा रहा है, दूसरे देश का पैसा इस देश में लग पा रहा है, एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी पुतिन भाई आए हैं इंडिया में, है ना, उसमें भी कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड हुए, आए क्या चले गए, है ना।
तो आए थे तो मतलब काफी कुछ डिस्कशन हुआ होगा, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। अभी हमको उन्होंने वहां उनके यहाँ जो आर्टिक ओशन के पास से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत क्रूशियल, रशिया किसी को आने जाने नहीं देता है, हमको अलाउ कर रहा है वो आने जाने के लिए। तो ये चीजें होती रही हैं, ठीक है। पैसे भी एक्सचेंज होंगे, बहुत कुछ होगा, टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज होगा। एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश को मिलेगी, है ना। हम लोग बुलेट ट्रेन लेके आए, बुलेट ट्रेन जो ला रहे हैं हम, जापान वो हमारे यहाँ पूरा कामकाज करके दे रहा है, वो टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं उससे। अब ये चीजें हमने सीख ली, पूरी टेक्नोलॉजी का नॉलेज हमको हो गया, अगली बार हम खुद से बनाएंगे। अभी तो फिलहाल जापान बना के दे रहा है, उसको हम पैसा देंगे, उधार पे ही ले रहे हैं, ठीक है, कर्जे का ही जीवन जी रहे हैं, लेकिन ठीक है, सबके पास कर्जा है भाई, यूएस के ऊपर भी बहुत बड़ा कर्जा है, ठीक है, हमसे ज्यादा कर्जा है, सोचो। अब बात करें ऑब्स्टेकल्स जो थी टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज में, वो रुक गई, है ना, आराम से टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो पा रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है लेबर एक्सचेंज हो पा रहा है। देखो ये जो चारों चीजें मैंने ऊपर लिखी थी ना, वही चारों पॉइंट्स यहां पर एक्सप्लेन किए एक तरह से देखे जाए तो, है ना, उन्हीं को कवर किया गया है। तो ये एक लाइन पकड़ लोगे तो 3 पॉइंट तो ऐसे ही कवर हो जाते हैं आपके, है ना। और ये एक ट्रेड को लेकर जो था वो एक अलग पॉइंट था, तो पूरा का पूरा आपका वो एक लाइन से कवर हो जा रहा है। तो ज्यादा इसमें ये मतलब डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर बहुत ईजी है। और इसके 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना भाई, उसके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। अगर वो मार्क्स कट गए ना तो देख लेना भाई, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, पता चल जाएगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट है मेरा। फिर बात करते हैं लेबर का एक्सचेंज हो पाया। फिर आगे बढ़े तो क्या आता है, एडवांटेजेस। अब देखो ये एडवांटेज वाला पॉइंट अलग से है और इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट अलग से है, तो भैया मिक्स करके लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन हाँ पहले ये वाले लिखना, अगर एडवांटेज बोला तो फिर उसमें फेंकना हो, ऐड करना हो तो कर सकते हो। एफडीआई बढ़ा है। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा देश, एक देश किसी दूसरे देश में जाकर पैसा इन्वेस्ट करता है, वहां बिजनेस करता है, तो उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया फॉरेन कंट्री ने, तो ये एफडीआई बढ़ा है, दूसरे देशों का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हुआ है। इसके बाद गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजीली बी ऑब्टेन्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो प्रोडक्ट्स हमारे देश में नहीं बनते वो भी हम यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। ये देख रहे हो ना, अपने देश में तो नहीं बनता ना, ठीक है, फिर भी हमारे देश में आ सकता है ना, ग्लोबलाइजेशन है इसलिए। अगर नहीं हुआ होता ना तो ये हमारे यहाँ नहीं आ पाता। अभी अभी सूरत में किसी ने खरीदा था, बड़ा न्यूज बन गया था इसका, ठीक है। फिर बात करें डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल पर आप कंपटीशन लड़ सकते हो, कैसे। मान लो कि कोई सेम चीज चाइना भी बना रहा है, वही चीज हम भी बना रहे हैं। अब चाइना के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो चाइना अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ते दाम में बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा, तो हमारा सामान कौन खरीदेगा। अब मुझे अगर चाइना से टक्कर लेनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं चाइना से भी अच्छी टेक्नोलॉजी ढूंढूंगा, किसी देश के पास है क्या, उस देश से वो टेक्नोलॉजी खरीद लूंगा और फिर मैं उससे बेहतर प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो हम कंपटीशन फेस कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी दूसरे देश से मेरे पास क्यों आई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तभी आ पाई है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी एक एडवांटेज है। तो चलो 3 एडवांटेज हो गए हमारे ग्लोबलाइजेशन के, खोपड़ी में एकदम फिट कर लेना और चौपड़ी में लिख भी लेना। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कि जितना उम्मीद था ना भैया कि जितना सक्सेस मिलेगा उतना सक्सेस नहीं मिला है हमको, ठीक है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा ऐसा उम्मीद किया था, क्या समझे थे, गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, नहीं होगी भैया, वो तो बनी हुई है वैसे की वैसे ही बनी हुई है, ठीक है। हाँ कुछ हद तक सुधार है, बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई है। फिर बात करें डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट। जितना बेनिफिट होना चाहिए था ना डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा नहीं हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा। अब भाई जाहिर सी बात है, ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, सारी इकोनॉमी आपस में कनेक्ट हो गई, तो जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ज्यादा पैसे वाली हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, तो भाई दादागिरी तो ज्यादा उन्हीं की चलेगी ना। तो इस वजह से ये हुआ ना कि सोचा था कि एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा, पर हुआ नहीं ऐसा, ठीक है, उतना एडवांटेज हमको मिला नहीं है, ठीक है। तो उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा फायदा हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कम फायदा हुआ। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है भैया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नेचर का लॉ है। बड़ी मछली ही छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली बड़ी मछली को नहीं खाती है, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो भाई बता देना, मेरे को तो इतना ही पता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। चाहे डेवलप कंट्री होगा तो ग्लोबल ट्रेड में उसी को बेनिफिट ज्यादा होगा, और ऊपर से अगर कोई लोकल मार्केट की बात कर लो तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना उसी को ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। फिर बात करें आगे WTO। WTO बड़ा फेवरेट टॉपिक है गुजरात बोर्ड का, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें याद रखना है, कब एस्टैब्लिश हुआ था। हैप्पी न्यू ईयर 1995 को एस्टैब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 1995।
किसने एस्टैब्लिश करवाया था? यूनाइटेड नेशन के मेंबर नेशंस ने, जितने देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर है ना, सबने मिलकर इसको एस्टैब्लिश करवाया था। बोला मिल बांट कर ट्रेड करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो इन सारे ट्रेड पर नजर रखेगा ताकि कोई चिटिंग ना खेल सके। ठीक है, तो इस हिसाब से बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सारे हेडक्वार्टर ज्यादातर ना स्विट्जरलैंड में बना देते हैं ताकि मीटिंग के बहाने घूमने को मिल सके, है ना। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मतलब हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके बाद क्या है आगे भैया? ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किस उद्देश्य से बनाया गया था? बोला था ऑब्स्टेकल्स हटा देंगे ग्लोबल ट्रेड में। ठीक है, जो दुनिया आपस में ट्रेड कर पाए आराम से, जो रुकावटें आ रही है उसमें उसको हटा दो। तो इसके लिए इसको बनाया गया। फिर प्रोटेक्शन पॉलिसीज हटाई गई, जैसे कि कुछ देशों ने ना अपने यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज को लेके प्रोटेक्शन पॉलिसी रख रखी थी। जैसे हमारे यहाँ खुद ही था, है ना, डिफेंस में आप दूसरा देश को इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसी कुछ पॉलिसीज होती हैं, हर गवर्नमेंट बनाती है, उसके कुछ अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की वजह से ऐसा होता है कि वो दूसरे देशों से डरते हैं कि भाई वो घुस जाएंगे, हमारा पूरा सिस्टम एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज बना रखी थी लोगों ने, उसको हटाने की कोशिश की जाएगी, ये कहा गया। फिर कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, दुनिया की जो पूरी ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी है उससे हर देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, देश अपना भी एक पॉलिसी बनाता है और इंटरनेशनल पर भी एक पॉलिसी बनी हुई है, हर देश की पॉलिसी इस इंटरनेशनल ट्रेड वाली पॉलिसी से मैच करे, ऐसा किया जाएगा, उसको कोऑर्डिनेट करवाया जाएगा। सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स, अगर ट्रेड रिलेटेड कुछ पंगा हो गया दो देशों के अंदर, कुछ झगड़ा हो गया, मैटर तो होगा ना यार, चार लोग जमा होंगे तो हो गई, तो वो मैटर को सॉल्व भी कैसे किया जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी उसको सॉल्व करेगा, मिल बांट कर, ऐसा मारपीट करनी, बंदे नहीं बुलाएंगे। ठीक है, फिर बात करें फंक्शंस क्या है डब्ल्यूटीओ के, तो एक रिक्वायर्ड सेटअप करेगा, ये इंप्लीमेंटेशन बनाएगा जिसमें मल्टीनेशनल ट्रेड को लेकर अग्रीमेंट्स होंगे। ठीक है, देखो जस्ट लाइन पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट, मतलब मल्टीनेशनल ट्रेड के रिलेटेड पूरा एग्रीमेंट कैसा बनाना पड़ेगा वो करता है डब्ल्यूटीओ की, मतलब सारे देश आपस में समझौता करेंगे कि किस तरह से बिजनेस करना है। फिर इसके अलावा क्या है? डिबेट एंड नेगोशिएशंस में रोल प्ले करेंगे, मतलब ये लोग करते हैं। जैसे कि हो गया क्या कि दो तीन देश आपस में डील कर रहे हैं कुछ चीज को लेके, तो होता है ना भैया कैसे दिया, तो 500 रुपए का, ना भैया हम तो 250 ही देंगे। तो अब वो मैटर हो गया तो उसको डिस्कशन करना पड़ेगा, नेगोशिएशंस करवाना पड़ेगा। तो ये नेगोशिएशंस का भी रोल कौन प्ले करता है? डब्ल्यूटीओ करता है। ठीक है, आपसी समझौता करवाता है लोगों का। WTO एनकरेजेस अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, बोलता है अनबायस्ड ट्रेड करने का, मतलब किसी को फायदा हो रहा है और किसी को नुकसान हो रहा है, ये ट्रेड नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी नजर होती है सबके ऊपर कि भाई अनबायस्ड ट्रेड हो, सबके लिए बराबरी का मौका मिले ग्रो करने का, तो ये काम करता है WTO। चौथा पॉइंट क्या करता है? डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी। अच्छा, इट ऑब्जर्व्स देम एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट्स, अलग अलग देश की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, WTO इन पॉलिसीज को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि इसकी पॉलिसी में कुछ कमियां हैं जो इसको ग्लोबल ट्रेड से रोक रही हैं, तो उसको सजेशन देगा, भाई आप ये पॉलिसी में ये चेंज लाओ ताकि आप भी ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बन सको, आपका भी ग्रोथ हो सके। तो ये भी काम करता है WTO। फिर बात करें इंडिया की इकोनॉमी पे WTO का क्या असर हुआ है। इंडिया शुरुआत से ही मेंबर है, अगर पूछ लिया कि भाई कब से इंडिया जुड़ा WTO में, तो जब WTO बना ना तभी से इंडिया उसका मेंबर हो गया। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट बोल रहे हैं इंपैक्ट क्या है इंडिया के ऊपर। इंडिया की जो इकोनॉमी थी, इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो था वर्ल्ड में पूरे ट्रेड में वो 0.5% था और WTO में जुड़ने के बाद वो 1% हो गया, मतलब डबल कर लिया हमने अपना कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड के अंदर। फिर एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स बढ़ा है, हम लोग रेडीमेड क्लोथ्स ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को। एग्रो प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया है हमारे देश में, फॉरेन एक्सचेंज भी आया है, दूसरे देश इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और दूसरे देशों से पैसा भी हमारे देश में आ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? नहीं भी तो 50 बार पढ़ लिया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर चैप्टर में आ जाता है यार। अच्छा, तो क्या है? सस्टेन कर सके वैसा डेवलपमेंट, टिकाऊ डेवलपमेंट, मतलब आज की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी सेटिस्फाई हो सके, ऐसा डेवलपमेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या स्ट्रेटेजीज बोले ना, फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज शुड बी अडॉप्टेड, ये अडॉप्ट करना पड़ेगा रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, जैसे कि ये फार्म फॉरेस्ट वगैरह एग्जांपल दिया है, इनकी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, इनको गंदा नहीं होने देना है, पॉल्यूट नहीं होने देना है। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत संभाल कर यूज करना है, यानी कि जुडिशियसली यूज करना है।
फिर बात करें इंडस्ट्रियल लोकेशन, ऐसे डिसाइड करो कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो, ठीक है, मतलब जहां रॉ मटेरियल है वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कर दो, आसपास मार्केट हो, सोच के इंडस्ट्री सेटअप करो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम बचेगा, फ्यूल कम लगेगा, तो ये मतलब रिसोर्सेज भी सेव होंगे, पैसा भी सेव होगा, है ना। तो इस तरह से हम इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है, नेट मतलब एनवायरमेंट को नुकसान ना हो ऐसा डेवलपमेंट करना है। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट में कि अगर रिसोर्सेज को मोर देन वन वे में यूटिलाइज किया जा सकता है तो किया जाए, जैसे कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, डैम्स वगैरह हम बनाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक, मछलियां भी पाल लेते हैं, इरिगेशन के लिए पानी भी अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इस तरह से हमको काम करना है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है, इनको अनप्लैंड डिस्पोज नहीं करना है, जो जैसे मान लो कि कोई वेस्ट निकला है कुछ प्रोसेस करने के बाद, ऐसे ही जैसे तैसे कहीं नहीं फेंक देना है, बड़ा प्लानिंग से उसको डिस्पोज करना है ताकि एनवायरमेंट को उससे नुकसान ना पहुंचे। पांचवी चीज बोल रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है ना, इसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर बात करें क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये तो सजेशंस दे रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं, तो बोल रहे हैं सबसे पहली बार हुआ था अर्थ कॉन्फ्रेंस, एक अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहां हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन, और कब हुआ था भैया, 1972 में। ये क्यों हुआ था, इसमें पूरी दुनिया के देश मिलकर डिसाइड कर रहे थे भाई एनवायरमेंट की ना बैंड बज रखी है तो वो थोड़ा संभालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे चल के हमारी बैंड बज जाएगी, तो इसलिए ना ये लोग ने मिलकर डिसीजन लिया कि भाई क्या क्या करना है आगे चल के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने अपने लेवल पर सब काम करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने अलग अलग, जैसे नेशनल लेवल पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, तो क्या क्या लिया है देखो, पोल्यूशन की कंडीशंस का डेटा प्रेजेंट करते हैं समय समय से, आप सुनते होंगे न्यूज में, दिल्ली में AQI इतना हो गया, अहमदाबाद में AQI इतना है, तो अलग अलग शहर जो है, अलग अलग एरियाज हैं, उनके यहाँ की जो पोल्यूशन का लेवल है वो टाइम टू टाइम चेक करके उसका डेटा प्रेजेंट किया जाता है। फिर सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए हैं, नेशनल लेवल पर एक बोर्ड बनाया गया पूरे देश में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करेगा, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पनिश करेगा, वैसे स्टेट लेवल पर भी हर स्टेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए हैं। 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, सब लोग मिलकर एक पेड़ लगाते हैं और एक पेड़ लगा के 100 लोग उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, ठीक है, तो ये एनवायरमेंट डे। फिर इन इंडियन गवर्नमेंट पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया गया 1981 में। फिर बात करें इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी हुए हैं ओजोन लेयर के डिप्लेशन वगैरह को रोकने के लिए, ठीक है, ये बताया ना जो ये सब हुआ था उसमें डिसाइड हुआ था, आपने पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर में ना वो होल हो गया था, यूवी रेडिएशन सेंटर हो रही थी, तो CFC वगैरह पे बैन लगा दिया गया था, तो वो सारी चीजें इसमें ही डिसाइड हुई थी, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर ये अग्रीमेंट्स हुए हैं, सब लोग ऐसे कैसे रोकेंगे, अरे यार खत्म हो गया क्या, चलो ठीक है खत्म हो गया, तो मिलते हैं नई वाली वीडियो में बड़ी जल्दी से, फटाफट सबको ये वाला वीडियो शेयर कर दो, अपने कमेंट में अपने मतलब क्या वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बता देना, और आगे क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी बता देना। तो चलें मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।